नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। जब देश एक है तो सबके लिए अधिकार भी समान होने चाहिए, इस बात से किसी को परहेज भी नहीं होना चाहिए। और आज देश में एक नया इतिहास फिर से रचने वाला है, जब उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, जिसको लेकर तमाम दिनों से चर्चा चल रही थी, कई लोगों ने इस पर विवाद भी पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इन सबको एक तरफ एक किनारे रखते हुए आज उत्तराखंड में इतिहास रचने की तैयारी है और बिल पेश कर दिया गया। और बिल पेश करने से पहले ही अभी किसी के हाथ में ड्राफ्ट आया भी नहीं था, यह भी नहीं पता था कि बिल में क्या होने वाला है। सिर्फ कुछ संकेत मिल रहे थे, सूत्रों के हवाले से खबरें दी जा रही थी, तो देश में हो हल्ला मचा दिया गया। कुछ विरोधी इतने परेशान हो गए कि उनको लगा कि बस कैसे बीजेपी इस मुद्दे को, जो कि हमेशा से उसके दिल से जुड़ा हुआ, पार्टी की लाइन से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा, उसको लेकर आ रही है। कैसे महिलाओं को उनका हक मिलने वाला है, जो सालों से लंबित था, वो हक महिलाओं का, समानता का अधिकार कैसे उनको मिल सकता है। इस सब को लेकर अलग अलग तरीके की बातें की गई। कुछ दिनों पहले हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान भी सुना था, जिसमें उन्होंने चेताया था कि देश में गुमराह करने की साजिश चल रही है यूसीसी को लेकर, क्योंकि यूसीसी तो महिलाओं को अधिकार देगा, यूसीसी देश में सबको समान अधिकार देगा, लेकिन कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति से इस हद तक ग्रसित हैं कि सिर्फ उनको अपना वोट बैंक दिखाई दे रहा है, वोट दिखाई दे रहे हैं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो आज जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि अब जब बिल पूरी तरह से सामने आ चुका है और यह भी पता लग चुका है कि ये किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, किसी के खिलाफ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खिलाफ है तो असमानता के, तो फिर इसको लेकर विरोध किस लिए हो रहा है, जरा चर्चा करने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान हमारे से जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं उन बयानों और तस्वीरों पर जो आज इस ऐतिहासिक दिन पर सामने आए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पुनः स्थापित करता हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? हमारा देश एक मल्टी रिलीजन, मल्टी कल्चर स्टेट है, कंट्री है। ऐसी हालत में कोई भी फैसला करने से पहले उसके हर पहलू को देखने की आवश्यकता है। तो हमारी अपेक्षा है यही कानून हमारे महाराष्ट्र में भी लागू हो, सभी को, इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति एक समान हो। कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है। जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है। उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं। मुल्क में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और हमारे हिंदू भाइयों के लिए मैरिज एक्ट मौजूद है। इन तमाम कवानीन के होते हुए इस तरीके के यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत क्या पेश आ गई? पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करें, एक समान अधिकार देश के हर नागरिक को मिलना चाहिए। ये विरोध करने वाले लोग समाज में एक रूपता नहीं चाहते हैं, एक समान अधिकार सबको नहीं चाहते हैं, वो महिलाओं को विकास की मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते हैं। तो चलिए, महिलाओं को मुख्य धारा में नहीं लाना चाहते कुछ लोग, और वो लोग कौन हैं, आज जरा एक एक कर उनका चेहरा सामने लेकर आते हैं, उनको बेनकाब करते हैं कि कौन है वो लोग जो सिर्फ महिलाओं को वोट की तरह से इस्तेमाल तो करते हैं। उनको वोट दिखाई देता है महिलाओं में, क्योंकि महिलाएं अब बढ़ चढ़कर अपने हक के लिए सामने निकलती हैं, अपने नेता को खुद चुनती हैं। उनके ऊपर ना तो पति
और ना ही पिता। पहले ये एक कहावत कही जाती थी ना कि पति ने जहां कह दिया वहां बटन दबा दिया, या पिता ने कह दिया तो वही पार्टी को चूज किया। लेकिन अब महिलाएं अपने हक के बारे में बात भी करती हैं, अपने हक की लड़ाई भी लड़ती हैं। तो फिर इसी से शायद कुछ लोगों को क्या दिक्कत है। आइए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा परिचय मैं अपने खास मेहमानों का आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए उनकी प्रवक्ता अनुजा कपूर जी मौजूद हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और जरा थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के बारे में भी उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो आज असमंजसता है कांग्रेस पार्टी की, वो समझ नहीं पा रही है कि इधर है उधर है किधर है, वो क्या वजह है। मोहम्मद फरहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं AIMIM के। हमारे साथ अशोक यादव जी मौजूद हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर फिरोज बख्त अहमद जी, वरिष्ठ मुस्लिम, मैं प्रोफेसर नहीं हूँ, पूर्व मुस्लिम स्कॉलर मौजूद है हमारे साथ, तो उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जरा आज, क्योंकि सबसे ज्यादा मुखर आवाज जो दिखाई दे रही है मोहम्मद फरहान जी, वो ओवैसी साहब की दिखाई दे रही है। महिलाओं को उनका हक मिले, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर साथ में चलें, इससे आपको क्या तकलीफ है? नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। जब महिला का बिल आया था तो उस पर ओवैसी साहब ने साफ लफ्जों में कहा था कि इसमें ओबीसी और दलित महिलाओं को भी सम्मिलित करना चाहिए। हमने इस मजबूती से पार्लियामेंट में भी आवाज उठाई और मीडिया में भी, तमाम जगह पर भी। तो क्या आप बताइए कि दलित और ओबीसी महिलाओं के बारे में, उनके हक और हुकूक के बारे में आवाज उठाना अगर गलत है तो हम इस गलत को सही मानते हैं। अब मैं आपकी बात पर आता हूँ कि आज यूसीसी पर चर्चा करने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया है। संविधान अनुच्छेद 25 से 28 तक भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है और धार्मिक समूहों को अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध करने की अनुमति देता है, अपने स्वयं के मामले को प्रबंध करने की अनुमति देता है। अब आप इस चीज को समझ सकती हैं मैडम कि जो यूसीसी लागू हो रहा है, यूसीसी जो लागू हो रहा है, इसी संविधान में 22 भाषाओं को अधिकार मिला हुआ है। इस देश में 22 भाषाओं को अधिकार मिला हुआ है संवैधानिक अधिकार के तौर पर, मगर इस देश में 121 भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर आप इस तरीके से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक बराबर होना चाहिए सब चीज, तो एक देश एक भाषा कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक भाषा को मान्यता दे दीजिए, बाकी सारी भाषाएं जितने हैं सबको क्या नाम है अमान्य घोषित कर दीजिए। दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ शरिया लॉ है 1937 का, और हिंदुओं में हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू एडॉप्शन एक्ट है, हिंदू अधिनियम बिल का एक्ट है। तो उनका भी काम चल रहा है, हमारा भी काम चल रहा है। जब 77 साल से देश में कोई व्यवधान नहीं है, हर धर्म को अपनी धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता है, अपने अधिकार की, अपने कल्चर की, अपने संस्कृति की, सारी चीजों को। तो आप एक पक्ष को टारगेट करके केवल अपना वोट बैंक को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। मैं एक बात आखिरी और कहना चाहूंगा, इस बिल से केवल मुसलमानों को ही दिक्कत नहीं है। आप देखिएगा पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ऐसे कई ऐसे देश हैं पूर्वोत्तर के, जिन राज्यों का भी काफी प्रभावित होंगे जहां पर इस चीज। मोहम्मद फरहान, काम चल रहा है ना, आपका काम चल रहा होगा, लेकिन देश की महिलाओं का काम नहीं चल रहा था। उनको काम चलने से आगे अब लाइफ चाहिए, और काम चलने से आगे अब देश निकल चुका है। 1937 से बहुत आगे देश निकल चुका है सर। 1937 में तो हर घर में बिजली भी नहीं थी, हर घर में पानी नहीं आता था, महिलाओं के घर में गैस कनेक्शन भी नहीं होते थे। लेकिन आज तो 2024 का भारत है ना, 1937 के हिसाब से चलेगा क्या? अच्छा देखिए रीमा जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप जो चाह रही, मैं भी वही चाह रहा हूँ कि अगर आप महिलाओं को अधिकार देना चाहती हैं, उन्हें और स्मार्ट बनाना चाहती हैं, तो हर प्रत्येक महिलाओं के हाथ में एक स्मार्टफोन की व्यवस्था कर दीजिए, एक स्मार्ट टैब की व्यवस्था कर दीजिए। भाई जबानी जमा खर्च से क्या होता है? स्मार्टफोन सबके हाथ में हो या नहीं हो, 15,000 या नहीं हो, लेकिन 9 साल की बेटी को शादी के लिए ये कहना कि 9 साल की लड़की से शादी होनी चाहिए, ये तो तरीका सही नहीं ना। 18 साल तो होनी चाहिए कम से कम। अगर वो सबके लिए किया जा रहा है तो ये इसमें क्या दिक्कत आ सकती है? मैं जरा एक मिनट तहसीन पूनावाला जी के पास चलूंगी। ओके रुकिए, मैं इसमें इस बात पर बस छोटा सा एक बात कहना चाहूंगा।
चाइल्ड जो शादी हुई है उसका रेशियो 86% बिरादरान वतन के हिंदू भाइयों में और 11% का उसमें इसीलिए तो सबके लिए समान कानून बन रहा है, मुस्लिम भाइयों में है। उनके लिए तो भी बन रहा है, बाल विवाह में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो बिरादरान वतन के हिंदू भाई। वही तो गलतफहमी हो रही है ना, उनके लिए भी बन रहा है। अब वो भी नहीं कर पाएंगे अगर करते हैं तो, वही तो बात हो रही है। तहसीन पूनावाला जी, कांग्रेस पार्टी रुख तो साफ कर नहीं पा रही है कि आज इतने अहम दिन कि वो इस तरफ है उस तरफ है, तो कब रुख साफ होगा? रीमा जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सवाल कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ कर रहे या ना करे वो नहीं है, सवाल है कि आपके इंट्रोडक्शन में और बाकी जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, आपका तो बिल्कुल सही चल रहा है, पर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि ये यूसीसी है, तो सबसे पहले इस बात को हम क्लैरिफाई कर दें, ये यूसीसी है ही नहीं, ये बिल्कुल यूसीसी नहीं है। यूसीसी का मतलब क्या होता है रीमा जी, और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक मुल्क में एक कानून, एक सूबे में एक कानून, ये आप भी अग्री करती, मैं भी करता हूँ। इसमें ट्राइबल्स को एक्सेप्शन दे दिया गया है, तो एक कानून तो है ही नहीं सबके लिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है ऐतिहासिक, पहली बार देश के अंदर यूसीसी आ रहा है। अरे भाई, आप ही की सरकार है गोवा के अंदर, आप ही की सरकार है, यूसीसी है गोवा के अंदर, और उस यूसीसी में रीमा जी एक हिंदू पुरुष अगर उसे लड़की हो लड़का ना हो 30 साल की उम्र के बाद वो दूसरी शादी कर सकता है। और बीजेपी के वर्तमान मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि यूसीसी का यह प्रावधान, वो गोवा सिविल कोड का यह प्रावधान चेंज नहीं होगा, हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता है। जिस सूबे से माननीय प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री आते, गुजरात से, वहां पे एक मैत्री करार नाम का एक सिस्टम है जहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक आदमी, हिंदू आदमी, एक गर्लफ्रेंड रख सकता है, कॉन्ट्रैक्चुअल गर्लफ्रेंड, जिसको प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं आदमी की आवाज नहीं आ रही भाई, मुझे यही कह रहा हूं मैं। प्लीज, अगर आप मेरे बीच में ना बोले तो आई रिक्वेस्ट यू। वो अब तक वो कैंसिल नहीं हुआ, एक देश में एक कानून की बात हो रही ना, अब तक कैंसिल नहीं हुआ। जो मोहम्मद भाई ने कहा बिल्कुल सही कि अधिकतर जो बाल विवाह होते हैं 10 साल से कम उम्र की 88 या 89% हिंदू बच्चियों की होती है, और आपने बिल्कुल इसका सही उत्तर दिया कि ये कानून सबके लिए समान होना चाहिए। तो अब मैं इस पर स्पेसिफिक सवाल पूछता हूँ, उम्मीद है अनुजा जी जो बीजेपी के प्रवक्ता है स्पेसिफिक जवाब देगी। एक देश में एक कानून, एक सूबे में एक कानून, तो ट्राइबल्स को अपने बाहर क्यों रखा कि ट्राइबल्स की बेटी को अधिकार नहीं आगे आने का? आप ही को मैं वर्बैटम कोट कर रहा हूँ, 1947 का नहीं 2024 का भारत है, नया भारत है, ट्राइबल बेटियां पीछे रहेगी? क्यों उनको पीछे रखा है? क्यों उनको अलाउड नहीं किया है? उनको अधिकार नहीं है अपने हक का? उनको अधिकार नहीं है उनके जो डिवोर्स का, सिंपल डिवोर्स का उनको अधिकार नहीं है कि उनके पुश्तों से जो मिलती जायदाद उसमें बराबर के हिस्से का? क्यों ट्राइबल बेटियां नहीं? आज तो हमारे देश की राष्ट्रपति ट्राइबल है, क्यों उनको अलग किया है? क्यों उनको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं? दूसरी चीज पर मैं बाद में आऊंगा, बट आपने मुझे समय दिया इसलिए थैंक यू। अनुजा जी, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन जो हो रही है, मैं चाहती हूँ कि एक बार इस पर आप खुलकर पहले बताएं कि एक तो क्योंकि इसके बारे में, ट्राइबल्स के बारे में जो अलग उनको रखने का प्रावधान है, क्योंकि उनके अपने नियम कायदे तमाम तरीके की उनकी तरफ से बात हुई है, इस वजह से ऐसा हुआ जहां तक हमें जानकारी है। लेकिन क्योंकि अब तहसीन पूनावाला ने उसको एक मुद्दा बनाया है, तो पहले शुरुआत में इसी से करना चाहूंगी, फिर आगे बढ़ते हैं। अनुजा जी, आप सबको, रीमा जी और मेरे सारे पैनलिस्ट को जय श्री राम, और रीमा जी बधाई, और इन सब मेरी बहनों को बधाई कि आज यूसीसी हमारे लिए खड़ा हो गया। और ये उन्हीं लोगों को मिर्चें लग रही हैं जो लोग, जैसे चंद्रचूड़ जी ने कहा था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि दे वांट टू मेक अ चेसल ऑफ अ वुमन। तो वो चेसल बनाना चाहते हैं। प्रॉब्लम वहीं आ रही है क्योंकि औरत को अभी कहा गया स्मार्टफोन तक दे दो। अरे ये जो डिक्टेटरशिप है ना सर, यहीं पर तकलीफ है। आप एक औरत को कहते हैं डिक्टेटरशिप दिखाने के लिए कि उसके ऊपर ये दे दिया जाए, यहां नहीं दिया जाए, इसीलिए अडल्ट्री को भी हटाया गया। आज जब यूसीसी के बारे में बात होगी तो मेरे दूसरे भाई तहसीन पूनावाला जी कहीं ना कहीं ट्राइबल पर आकर खड़े हो जाएंगे। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ट्राइबल और आदिवासी से रिलेटेड, क्योंकि उनके लॉज अलग है, उनकी चीजें अलग हैं, आप यूसीसी का खेला जानबूझकर वहां पर लाकर खड़ा करेंगे जहां पर आपको सहूलियत है। अरे कांग्रेस इस बात को अच्छी तरह से मान ले कि आप औरतों में डेवलपमेंट, एम्पावरमेंट कभी देखा ही नहीं। अगर देखा होता तो ये आप इन 70 सालों में लेकर आ चुके होते। और बिल्कुल सही कहा, गोवा और पुडुचेरी में ये है यूसीसी 1961 के टाइम पर आप कह रहे हैं ना, तो ये 1961 के टाइम पर गोवा और पुडुचेरी में इसका हल्का सा अंश रहा है। पर क्या यहां पर जिस तरीके से बात यूसीसी से आ रही है, यूनिवर्सल सिविल कोड, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड, बीइंग अ लॉयर, बहुत
पहले से सोच रहे थे और देख रहे थे। आज मोदी जी ने ये मैनिफेस्टो में था, ये पूरा कर रहे हैं। आज ये बिल जो टेबल हुआ, जो ये बिल अब टेबल हुआ है, इसका सामने का जो पूरा निष्कर्ष निकल के यही आता है कि औरतों को जो वो मानते हैं कि हमारी 4 बाजुओं में से एक महिला, बाजू इन्होंने बताया ना कास्ट, उसमें महिला को एक बाजू बताया है ना, वो महिला को सशक्त करने के लिए सिर्फ एक रिजर्वेशन बिल दे देने से महिला सशक्त नहीं होगी। ठीक है, महिला सशक्त होगी जब उसको आप सशक्त करेंगे। और सबसे बड़ी बात यहीं पर आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आर्टिकल 44 डीपीएसपी के अंदर, डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ये ऑलरेडी आर्टिकल 44 में यूसीसी है और उसके अंदर ये भी कहा गया है कि प्रावधान रखा गया है। ऐसे इन्होंने 370 के बारे में भी बहुत बोला। ठीक है, कश्मीर की हालत देख लो। ओके, आज कश्मीर कहां पर खड़ा है। ओके, तो मैं यही कहूंगी कि जानबूझकर ये जाल ना बनाए, क्योंकि अब औरत सिर्फ डिफेंस में नहीं, एयरफोर्स में नहीं, हर जगह पर। कल प्रधानमंत्री जी के पार्लियामेंट के उसके अंदर भी कहा था कि मैंने करोड़पति, लखपति और बहनों को आगे रखा है। जी, उन्होंने ये भी कहा प्रोफेशनल ओके और पर्सनल। मैं आज लड़की कहती है कि मैं ये दोनों को हैंडल करती हूँ, तकलीफ है इन्हें। ठीक है, तकलीफ है कि औरत आगे तकलीफ क्यों है, मैं जरा उस पर चर्चा करूंगी। लेकिन तहसीन पूनावाला कह रहे हैं आपने उनके ऊपर कुछ पर्सनल कमेंट किया, 1 मिनट जरा जवाब। रीमा जी, आप एक बहुत अच्छी लॉयर है, मैं उम्मीद करता हूँ आप और भी आगे जाए। मैं तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए हूँ, और अगर एक अच्छे लॉयर को चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, पर्सनल कमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ आगे जाए जो भी। मैं रीमा जी को एक लॉ की बात बता दूं। अनुजा जी प्लीज, अनुजा जी, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। अनुजा जी, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला। प्लीज मुझे अपना राइट दे दीजिए, उसके बाद आप बोले। मैं तो चाहता हूँ अनुजा जी 1 सेकंड, मैं 20 सेकंड से अधिक समय नहीं लूंगा, 20 सेकंड चाहता हूँ। अनुजा जी, आप एक लॉयर है। बड़े छुई मुई हैं। मैं बिल्कुल छुई मुई नहीं, मैं तो चाहता हूँ आप और भी आगे जाओ। यही मैं आपको, यही कांग्रेस का खेला है, समझे आप। कोई बात और आपके इस खेले में मैं नहीं आऊंगी। मैं अपनी बात रख दूं रीमा जी, आपकी इजाजत हो तो। ओके 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 ओके, पर्सनल कमेंट क्या था, कुछ मुझे समझ नहीं आया पर्सनल। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अनुजा जी ने एक लॉयर के हिसाब से कहा कि एक देश में एक कानून होना चाहिए। ये बात आपने भी इंट्रोडक्शन में की, ये बात मैं भी कह रहा हूँ, शायद फिरोज भाई भी यही बात करेंगे। इस मुल्क में, सारे मुल्क में, जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नागालैंड से लेके गुजरात तक एक कानून है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, जिसके तहत मैंने शादी किया है, जिसके तहत शादी, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, सब कुछ एक ही कानून है। वो ट्राइबल्स के लिए भी एक है, मुसलमानों के लिए भी एक है, हिंदुओं के लिए भी एक है, ब्राह्मण के लिए भी एक है, दलित के लिए भी एक है, किसी के लिए। लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट का आप मुझे कोई एक प्रावधान बता दीजिए जो अलग है कहीं और किसी सूबे में। स्पेशल मैरिज एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिसको उसमें शादी करना है वो कर सकता है, और एक ही कानून के तहत होगा। पूनावाला जी, पूरे देश ये जो यूसीसी है ना, यूसीसी वही है। और क्या है बताइए, एक मिनट, ये जो यूसीसी है आप उसको बहुत संक्षिप्त दायरे में देख रहे हैं। बताइए मुझे, इतना छोटा दायरा नहीं है, इसमें बहुत सारे अधिकार हैं जो मिलने वाले हैं। आप सिर्फ उसको स्पेशल मैरिज एक्ट के साथ मुलाकात करके देख रहे हैं। और बताइए ना कौन सा दायरा है, बताइए ना मुझे। पहली बात तो एक, मैं कोई यहाँ पर टीचर तो बताइए ना मुझे, यही तो है। सब लोग पढ़ लिख कर आते हैं, लेकिन फिर भी ओके आ रही हूँ मैं अनुजा जी आपके पास। लेकिन फिर भी मैं इसको जरा थोड़ा सा आगे ले जाती हूँ, क्योंकि फिरोज अहमद जी भी स्कॉलर हैं और उनसे भी हम जरा चर्चा करने की कोशिश करें। लेकिन शादी को हटा दें, बहु विवाह को हटा दें, बच्ची की उम्र जो है वो तय करने का अधिकार किसको होना चाहिए? कानून को होना चाहिए ना तहसीन पूनावाला जी। 9 साल की बच्ची, 9 साल की बच्ची अगर किसी शरीयत के लॉ में या कहीं पर भी ये लिखा हुआ है, मैं तो ये कहती हूँ कि 18 साल की जगह 9 साल बच्ची शादी के लिए तैयार है, तो आपको लगता है ठीक है? 88% तो हिंदू लड़कियां हैं, तो मैं बोलता हूं बिल्कुल गलत है। अरे दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, दिस इज अबव ऑल दैट। मैं आपसे बात करूंगा तब आप बीच में बोलना। इसको हम थोड़ा सा आगे लेकर जाएं, क्योंकि यही गुमराह करने की बात है, यही गुमराह करने की बात है। रीमा जी, आपने शरिया क्यों कहा? आपने जब 88% जब मोहम्मद भाई ने, मैंने आपको बताया कि बेटा हिंदू है, तब भी आपने शरिया क्यों कहा? मैं आपसे वो पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ गलत है, कोई भी लड़की हो। मैं तो आपसे सामने पूछ रहा हूँ, क्या ट्राइबल लड़कियों को की शादी होनी चाहिए 8 साल की उम्र में? शरिया इसलिए कहा तहसीन पूनावाला जी, क्योंकि
इसका विरोध जो हो रहा है ना वो शरीयत के नाम पर ही हो रहा है। अच्छा। बार बार 1937 के शरीयत एक्ट की बात की जा रही है, तो हलाला इद्दत के बारे में बताया जा रहा है। कोई भी अभी तक इस बात को लेकर नकार नहीं रहा है। देखिए ऐसा है, लेट अस काम डाउन, जब डेटा, लेट देयर बी ऑर्डर, बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप इसमें मत बोलिए, आप तो आप एंकर नहीं हो। जब डेटा आपको बताता है कि हमारे हिंदू बच्चों की ज्यादा होता है, आप मुझे आज डेटा दे दीजिए कितना प्रोसिक्यूशन हुआ है। रीमा जी, ब्रिंग द डिबेट ऑन द ट्रैक। इसी डेटा को कम करने के लिए आपका जो डेटा है इसी तो पर जहां बात कर लेते इलीगल है हैं। वहां पे प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। जरा मैं उनको आप डिबेट में लेकर गोवा, आना आप गुजरात में बता दीजिए कितने हिंदू भाइयों का प्रोसिक्यूशन हुआ है। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। फिरोज अहमद जी, ये जो शरीयत के नाम पर और जो तहसील पूनावाला भी कह रहे हैं कि बार-बार उसी का जिक्र क्यों किया जा रहा है, क्योंकि तो आप ही बता दीजिए। जस्ट अ मिनट, हैव पेशेंस, आप ही बता दीजिए। पेशेंस, आपने खुद ही कहा था। देखिए मैं थोड़ा सा आई नीड सम क्वालिटी टाइम फ्रॉम यू रीमा जी। सबसे आखिर में उनसे पूछ रही हैं आप, एक भाई और हमारे अशोक जी हैं, उनके सब्र की मैं दाद देता हूं। देखिए ऐसा है, ये आपने जो डिबेट शुरू की थी, आपने सही ट्रैक पे इसको डाला था रीमा साहिबा। आपने कहा था कि असमानता को हटाने के लिए, समरसता को लाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है, ठीक है। और मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा शुरुआत में जो चीफ मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के धामी साहब को, एक बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है। और मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वो उत्तराखंड में लेके आए हैं पुष्कर सिंह जी, हो सकता है इसमें कुछ रद्दोबदल करके सारे हिंदुस्तान में चला जाए। पहली बात यह है कि अभी मुझसे मेरे छोटे भाई, बहुत प्यारे भाई हैं तहसीन भाई, अच्छी डिबेट करते हैं, मुझसे अभी इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात कही, ये परसेंटेज इतना हिंदुओं में होता है कम उम्र का उतना मुस्लिम, ये हिंदू मुस्लिम डिबेट नहीं है, ये सियासी डिबेट भी नहीं है। मेरे ख्याल से, जस्ट लेट मी कंप्लीट रीमा जी प्लीज़। ऐसा है कि ये जो हमारा जो हिंदुस्तान का सिस्टम है ना पूरा, दिस इज़ बेस्ड ऑन पेट्रियार्कल कंस्ट्रक्ट। यहाँ मर्द की चलती है, ख़वातीन की नहीं चलती। अब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपने मोदी जी का भी एग्जाम्पल दिया कि हमारी जो बहनें हैं, बेटियाँ आगे बढ़ेंगी, ये कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है, उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही है, क्योंकि इससे सारी अनइवन चीज़ें हटेंगी। और एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मुसलमान बदनाम होता है 3 तलाक से, तलाक़ बिदअत, तलाक़ हुस्ना, मिस्यार, दुनिया भर की चीज़ें, हलाला। और जब ये आ जाएगा तो मुसलमान भी बदनाम नहीं होगा। और मैं समझता हूँ कि जो ट्रिपल तलाक हटा है वो तो हट गया, लेकिन दूसरी सूरत में तलाक़ हुस्ना, तलाक़ हसन अभी बाकी है। एक 3 सेकंड में हो जाती है तलाक 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 कह के, और एक 3 महीने में होती है। द ओनली डिफरेंस इज टाइम गैप। तो ये आना चाहिए ताकि इससे मुस्लिम महिलाएं नहीं, सभी महिलाओं को जिन सबका आप नाम ले रहे हैं ना, वो सब खत्म होगा। और इसीलिए निकाह अहलाला हो या मुता हो या मिस्यार हो, वो सारे निकाह खत्म हो जाएंगे। ये इतने ज्यादा नहीं होते, लेकिन मुसलमान बदनाम होता है, सब खत्म होगा इससे। अशोक यादव जी, मैं आ रही हूँ अब जरा। अशोक यादव जी, आपके पेशेंस की वैसे तो तारीफ वहां हो रही है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये बात जानना चाहती हूँ, आपकी पार्टी के अंदर सिर्फ एक डिम्पल यादव है जिनको की पार्टी में एक मुकाम हासिल करने की एक कोशिश की गई, उनको सांसद बनाया गया, अभी भी वो सांसद है, लेकिन अभी भी जो टिकट मिले हैं उसमें धर्मेंद्र यादव हो, अक्षय यादव हो, शिवपाल यादव हो, अखिलेश यादव हो, और भी पता नहीं कितना सारा जो परिवार के कुछ और सदस्य है। मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि ये माइनॉरिटी में जो आप ही की पार्टी में महिलाएं हैं, तो दिक्कत क्या हो रही है? अभी भी वही रखना चाहते हैं क्या? देखिए रीमा जी, हाँ, अभी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और जो घोषणा हुई अभी 16 पे हुई है, तो मुझे लगता है कि अभी अच्छी खासी सीटें बची हैं। ये सवाल आपका तब लाजमी होता जब 80 सीटों की घोषणा हो जाती, तब आप परसेंटेज निकाल के पूछती, तब मैं उसको ज्यादा सही बता पाता। क्योंकि मुझे डिम्पल यादव के अलावा एक भी चेहरा दिखाई नहीं देता समाजवादी पार्टी का जिसको मैं कह सकूं कि ये बड़ी नेत्री हैं समाजवादी पार्टी की। आप ही बता दीजिए, आपको याद हो तो। देखिए ऐसा है, जया बच्चन की जैसा चेहरा तो आपको नहीं दिख रहा होगा रीमा जी, वो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं सर, वो राज्यसभा में आई हैं, चुनाव लड़कर है ना, पदाधिकारी है ना, राज्यसभा उच्च सदन में है मैडम, जनता के बीच। हाँ, उच्च सदन हो तो जनता का आशीर्वाद किसको मिलता है, इस पे किसी पार्टी का अधिकार नहीं है, वो जनता का अधिकार है। अच्छा, दूसरी बात जो आप बात कर रहे चुनाव आचार समान नागरिक संहिता की, आप ये बताइए इस देश में इस समय चुनाव के ठीक 1.5-2 महीना पहले जो जिस तरह से एक उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हो रही है, ये चुनाव मतलब समान नागरिक चुनाव आचार संहिता है। चुनाव तो सारे समान नागरिक चलते हैं, बहुत बड़ा मुल्क है, नागरिक चुनाव आचार संहिता चुनाव को क्यों बीच में ले आते हैं? देखिए, आपकी परेशानी चुनाव से पहले लाने में है या बिल का विरोध करने में है, मैं ये जानना चाहती हूँ। चुनाव मुद्दा है या बिल मुद्दा है? रीमा जी देखिए,
इस देश में अगर असमानता सबसे ज्यादा किसी ने लाया है तो ये मोदी सरकार ने लाई। आप अगर असमानता की बात, मैं बता दे रहा हूं आपको, महिलाओं की बात आप कर रही है ना, इस देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में जो अपराधी हैं उनके साथ कानून को इंप्लीमेंट करने में भी सबसे ज्यादा असमानता इसी सरकार में देखने को मिली सबसे है। ज्यादा आप अगर एग्जांपल पूछेंगे, मैं एग्जांपल भी बता दूंगा आपको कि महिलाओं के खिलाफ शोषण करने में भी कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है। तारीफ करनी चाहिए, वो जब भी शो में आते हैं वो डेटा लेकर आते हैं। तो अब ऐसा है, आपके जो कर्णधार हैं मुलायम सिंह ने तो ये भी कहा था कि बच्चे गलतियां करते हैं, देखिए उसका क्या जवाब है आपके पास? मैं बता रहा हूं, मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध का डेटा बता दीजिए आप। देखिए एनसीआरबी का डेटा जो 2023 का है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंगरेप घटनाएं हुई हैं। ये किसकी सरकार है यहाँ पे? मैं बात दूसरी कर रहा था, मैं बातें कर रहा था महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से अपराध किए जा रहे हैं रीमा जी, उन अपराधियों के खिलाफ भी एक समान कानून लागू नहीं हो रहा है। आप अगर बीएचयू घटना को देख लीजिए, आप अगर ब्रिजभूषण शरण की घटना को देख लीजिए, तो क्या उनके खिलाफ वही कानून लागू हो रहा है जो एक आम नागरिक के ऊपर लागू होता है? नरेंद्र मोदी एक्शन लेंगे या कानून एक्शन लेगा? नहीं, ये सरकार एक्शन लेगी। रीमा जी ये सरकार। एक सेकेंड, आप क्या बात कर रहे हैं अशोक यादव जी? कानून को काम करने देंगे या नहीं करने देंगे देश में, या ये फैसला भी अब सरकार लिया करेगी? कानून इम्प्लीमेंटेशन का काम रीमा जी सरकार का है ना। यूसीसी को आप कहां लेकर आ गए? यूसीसी पर चर्चा हो रही है सर। यूसीसी देखिए, यूसीसी पे बात कर, यूसीसी की बात मैं कर रहा हूं। इस देश में रीमा जी इस देश में सीपीसी और सीआरपीसी दो कानून है ना। तो सीपीसी जो है उसमें, और जो सीआरपीसी हो तो सबके लिए एक समान है। मैटर सीपीसी को लेकर के है, जिसमें कि आचार संहिता एक मैटर, इसमें आर्टिकल 44 में है, ये मेंशन है कि स्टेट या राज्य अपने पूरे हिंदुस्तान में हर नागरिक के लिए समान आचार संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। ये तो आर्टिकल 44 हो गई। हमारी बहन अभी वकील साहिबा भी यहाँ बैठी हैं, लेकिन वहीं पे हमारे संविधान में जो आर्टिकल 25 और 26 है, पहले बताइए पक्ष में विरोध में? मैं बता रहा हूँ आपको, वही आर्टिकल पक्ष में विरोध में, ये तो बताइए। मैं इसके न पक्ष में हूँ न विपक्ष में हूँ, मैं इसकी असलियत को बता रहा हूँ। नहीं है फिर इसका मतलब? अनुजा जी जवाब नहीं, सुनिए आपका कोई व्यू नहीं है। रीमा जी ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विरोध में है। तो मैं तो सोचती थी हसन साहब आप ही की पार्टी के सांसद है जिन्होंने कह दिया है हम सिर्फ कुरान शरीफ को मानेंगे, हम किसी देश के संविधान किसी कानून को नहीं मानेंगे। मुझे तो लगता था वो आप ही की पार्टी के सांसद है, लेकिन आपने कह दिया आपका कोई रुख ही नहीं है इस पर। चलिए अनुजा का मैं इस पे अपनी बात पूरी कर लूं, बस 10 सेकंड और चाहिए मुझे। 10 सेकंड रीमा जी देखिए, 1 मिनट रुकिए सर रुकिए ना 1 मिनट। हाँ 10 सेकंड अशोक यादव जी। रीमा जी कोई भी कानून इस देश में लागू हो उसके लिए पार्लियामेंट में स्वस्थ बहस होनी चाहिए। अगर यूसीसी लागू करने की मंशा सरकार की है तो सरकार को इस पे स्वस्थ बहस करना चाहिए। ओके, और स्वस्थ बहस के माध्यम से कोई कानून लागू होगा। जो कि बहस ही हो रही है, विधानसभा सत्र ही चल रहा है, वहां पर चर्चा चल रही है। आप क्या बात कर रहे हैं अशोक यादव जी? नहीं तो ये बताइए कि स्टेट लागू कर पाएगा उत्तराखंड? ये तो केंद्र का मसला है ना रीमा जी। चला गया, ठीक कीजिए अनुजा कपूर जी। जी मुझे लगता है इनको बहुत कंफ्यूजन है बहुत चीजों में। शायद इनको आपने बता दिया कि ये अपने दुरुस्त उसमें है नहीं, इनको समझना चाहिए बहुत चीजें। 12 अक्टूबर 2015 सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि आप यूसीसी पर नया रूल लेकर आए। जुलाई 2021 में दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा MC ने भी यही कहा था कि 1959 से जुड़ी कई ऐसी ये जो देश के अंदर समान नागरिक संहिता जो आनी चाहिए, क्योंकि इससे कई जगहों पर ये जो मेरे भाई तहसीन पूनेवाला जी बोल रहे थे ना कि यहाँ पे स्पेशल एक्ट, इसी का ही झोल है कि यहाँ पर ये है, वहां पर ये है, वहां पे ये है। जब एक पूरा सम्मान, और अभी सेंट्रल ने लागू नहीं किया है, ये स्टेट वाइज चल रहा है, तो इंप्लीमेंटेशन ऑफ उत्तराखंड और रिकमेंडेशन ऑफ लॉ कमीशन अभी तो इसके बारे में देखा जा रहा है, इसका ट्रायल होगा और इसके अंदर बहुत ऐसी चीजें हैं जो देखकर बात हो रही हैं, और उसके बाद सेंटर इसको फिर पूरे देश में लागू करेगा। अब चिंता ना कीजिए, स्पेशल मैरिट एक्ट के अंदर बीइंग अ लॉयर बहुत शादियां हुई हैं, अभी तो जो लॉ है प्रेजेंट वही रहेगा ना। याद मुझे लगता है कि शायद जेजे एक्ट को भी आपको पता होगा कि उस टाइम पर लड़की के साथ, निर्भया के साथ जब कांड हुआ तो कितना लोगों ने कहा था क्योंकि ये होना चाहिए था लॉ, इसके अंदर ये लॉ अभी लॉ बना नहीं है, अभी ये बिल है जो उत्तराखंड ने पास किया। अभी इसके अंदर सामने चीजें सामने आ रही हैं
और ये एक बात सामने अभी सेंटर ने पूरी तरीके से हर जगह पे चालू तो नहीं हुआ, ठीक है, अभी इस पे बात होगी। और कोर्ट ने बोला है, ये कोर्ट ने बोला है, कोर्ट का प्रोविजन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, हम अपने मन से नहीं लेकर आ रहे हैं। इसमें याचिका PIL 16 PIL जिसके ऊपर आई है, ये लोगों का मत है, ये कहते हैं कि लोग एक तरफ होना चाहिए। क्यों नहीं आप चाहते कि मेंटेनेंस, एलुमनी, आपका TP एक्ट, आपके जो की बात ठीक थी, गोवा में कुछ है, यहाँ कुछ है, सेम इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अरे वो वही बात कर रही हैं। दिस इज व्हाट इट इज कि ये पूरा एक समान आए ताकि सबको। रीमा जी थोड़ा बोलने का मौका दीजिए, आपने बीजेपी के प्रवक्ता को 2 बार मौका दिया। खत्म कर लो भाई साहब। अरे सर सुनिए ना, बीजेपी की प्रवक्ता को 2 बार मौका इसलिए देना पड़ता है क्योंकि 4 लोग यहाँ पर उन्हीं के खिलाफ में बोल रहे हैं ना, तो वो तो जवाब देंगी। तो 2 बार क्या उनको 4 बार उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उनको 4 बार भी मौका देना पड़ेगा क्योंकि 4 लोग अगर उनके ऊपर बोल रहे हैं। अब रुकिए, सुनिए मोहम्मद फरहान जी, अरे मोहम्मद फरहान जी, दिक्कत इसी बात की हो रही है। जाके बात कीजिए औरतों से, आप ही के जो हलाला के से रिलेटेड जो बेचारी जूझ रही हैं, अच्छा, वो आज भाईजान कहती है मोदी जी को। वो ट्रिपल तलाक से जो उनके लिए कितना फायदेमंद हुआ है कि आप लोगों का जो ये पैट्रियार्कल व्यू है ना, वो औरतों के ऊपर से हटा है। और यही मैंने कहा है कि ये हमारा नहीं, ये कोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं। मोहम्मद फरहान जी, ठीक है, रुकिए। ये पूरी जगह पर ये समान संहिता होनी चाहिए नागरिक के लिए। ओके मोहम्मद फरहान जी, मैं आ रही हूँ, तहसीन पूनावाला जी आ रही हूँ, 1 सेकंड। मोहम्मद फरहान जी, जब 3 तलाक की बात आई थी तब भी मैंने ओवैसी साहब को सुना था, चिल्ला कर उन्होंने तब उसका विरोध किया। एक जो प्रोपेगेंडा जिसकी बात यहाँ हो रही है ना, जो तहसीन पूनावाला ने कहा था, ये प्रोपेगेंडा कौन चला रहा है सर? कौन कह रहा है ये धर्म के खिलाफ है? इसमें एक शब्द बताइए जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो इस बिल के अंदर, एक शब्द बता दीजिए जिसमें कहा गया हो कि किसी धर्म के खिलाफ जाकर ये बिल बनाया गया। क्यों प्रोपेगेंडा चला रहे हैं? देखिए रीमा जी, पहले तो मैं 1 मिनट बोलूंगा। 1 मिनट नहीं, आप पूरा बोलिए। क्लियर करता हूँ। हाँ देखिए ऐसा है रीमा जी, जो समानता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम औरतों के अधिकार की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हक और हुकूक और उनके इंसाफ की बात कर रहे हैं, आप एकदम छोटी सी बात को रेखांकित करता हूं। हमारी बहन बीजेपी की भी प्रवक्ता बैठी, वो भी इतनी समझदार, वो भी समझ रहे हैं इस चीज को। आप बताइए कि आज की डेट में लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माइनॉरिटी का कौन सा MP है, या आपका एक अल्पसंख्यक मिनिस्टर का नाम बता दीजिए जो सेंट्रल में मुसलमान हो। नहीं है। और आप किस समानता की बात करते हैं और कहां मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान की? एक बच्चों को ये बात पता हो गया है कि आज की डेट में सेंट्रल मुस्लिम विहीन हो चुका है। ठीक है जी, क्यों? ओके, एक फिरोज साहब बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं कहना चाहूंगा, हाँ मैडम, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा। नहीं, पहले आपकी पहली बात का जवाब तो हो जाए। पहली बात का जवाब, आपकी पहली बात का जवाब। 3 तलाक बिल अगर आता है तो उसके लिए किसी मुस्लिम मंत्री के होने की जरूरत नहीं होती। वो देश के प्रधानमंत्री ने खुद कर दिया था, गृह मंत्री ने भी कर दिया, और तमाम मंत्री जो है वो इतने केपेबल हैं। आप इसको हिंदू मुस्लिम में मत बांटिए देश को, इसकी जरूरत नहीं है। अरे सर, इसकी जरूरत नहीं है ना। एक महिला स्मृति ईरानी क्या अल्पसंख्यक मंत्री नहीं हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? उसके लिए मुसलमान होने क्यों जरूरी है? नहीं नहीं, मोहम्मद फरहान जी, ये तरीका ठीक है। जैसे लोग मुसलमानों को भड़का रहे हैं, ये आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए। कोई कह रहा है कि नमाज नहीं पढ़ सकते, कोई कह रहा है कपड़े नहीं पहन सकते, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अरे सर, मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे। कोई आंच नहीं आने वाली है। एक मिनट रुकिए फिरोज साहब, मेरे किसी भी धर्म के ऊपर, खासतौर से इस्लाम के ऊपर कोई आंच नहीं। मोहम्मद फरहान जी, एक मिनट। अरे भाई, बीच बीच में मत बोलिए प्लीज। फिरोज साहब रुकिए 1 सेकेंड। मोहम्मद फरहान, 1 मिनट रुकिए, आपको मैं मौका दूंगी। मोहम्मद फरहान जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 1 सेकेंड रुकिए, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मोहम्मद फरहान जी कि आपकी पार्टी के अंदर कौन है मुस्लिम नेत्री, कौन है, और क्या इसे किसी और धर्म जाति की महिला को आपकी पार्टी में जगह मिल रही है क्या? आपने अब अगर हिंदू मुसलमानी कर दिया तो इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, आप बताइए ना क्या है ये। अगर आपसे पूछा जाए तो आपकी पार्टी में कौन है हिंदू नेत्री, फिर बताइए आप। आपकी पार्टी सिर्फ एक ही धर्म के लिए चल रही है क्या? मध्य प्रदेश में 2 बहनें हमारे पास। नहीं, मुझे जरूरत नहीं। फिरोज साहब जरा रुकिए 1 मिनट। मोहम्मद फरहान जी,
कौन सी औरतें हैं आप में? आप भी बताइए। आप तो यहाँ डिबेट में बैठकर बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं, तो आप बताइए, आप भी बताइए ना। आपके भी आप ओवैसी सीधे जाके पूछ लीजिए। आपको बुरा लग गया, हम सच बात नहीं बोलेंगे। अरे भाई एक एक करके अरे भाई रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, कोई भी मत करिए। आप काम सही नहीं करते, आपका लॉ एंड ऑर्डर आपके यहाँ पर भी नहीं सही है, और आप अध्यक्ष को हटा दीजिए ना, आप अध्यक्ष हटा दीजिए अपना। मैं थोड़ा सा इनका जवाब दे दूं, आप मुझे वक्त दे नहीं रही हैं रीमा जी। मैं सर, इनका आप ऐसे बहुत आरोप मत जरूरी है, लगाइए फिरोज साहब। देखिए कम से कम सब लोग अपनी अपनी बारी का 8-10 वेट करोड़ कर रहे हैं, मुस्लिम लेकिन भाई आप इसको है सुन जो रहे हैं। लगातार बीच में बोल रहे हैं, और आप फिर मेरे ऊपर इल्जाम भी लगा रहे हैं कि मैं आपको वक्त नहीं दे इल्जाम रही बिल्कुल हूं। नहीं लगा रहा। देखिए मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही है उसको तो सुनना पड़ेगा ना। अगर फरहान जी कोई बात कह रहे हैं तो उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर एक एक करके सब पर आएंगे। फरहान जी जल्दी बोलिए। हाँ, मुझे एक बात नहीं, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा आपकी पार्टी में कितनी हिंदू महिलाएं हैं और कितनी हिंदू महिलाओं को आपने टिकट दिया, कौन जीत कर आई? जरा मुझे गिनती चाहिए, गिनती चाहिए आज की डेट की। गुजरात से बताऊं, जिन्होंने गुजरात से बताना चालू करता हूं, जाने दीजिए, नहीं फिर हमारे खिलाफ एक FIR और हो जाएगी। गुजरात में हमारी 5 पार्षद महिलाएं हैं, उनकी लिस्ट और सूची आपको भेज देता हूँ। 5 पार्षद महिलाएं, उनमें से हिंदू कितनी है? हाँ, हिंदू है वो सब? हिंदू ही है। अच्छा ठीक है, चलिए आपने जवाब दे दिया, बहुत बहुत खुशी हुई जानकर, बहुत खुशी हुई जानकर। ठीक है, फिर अनुजा कपूर जवाब देगी, फिर तहसीनपुरा वाला। ओके, मध्य प्रदेश। अच्छा सर, सुन लिया आप, गुजरात में आपने बोल दिया ना, ये अच्छा किया आपने कदम बताया। हालांकि आपकी मेरे शो में आज तक अनफॉर्चुनेटली कोई भी आपकी प्रवक्ता मैंने मुस्लिम देखी ही नहीं। हमारे शो में महिला आती हुई, महिला कोई भी प्रवक्ता आपकी पता नहीं पार्टी का वजन नहीं रख सकती है वो, या पार्टी का हक नहीं रख सकती है, बाहर जीन्स या पार्टी की बात नहीं रख पाती है ढंग से, कभी आए नहीं कोई शो में। मैं थोड़ा सा इनका टिप्पणी कर दूं इनकी बात पे। देखिए इसको करोड़ों लोग सुन रहे हैं, मिसगाइड होंगे, मिसगाइड कर रहे हैं। हाँ फिरोज जी जल्दी। नहीं, मैं थोड़ा सा कहना चाहूँ, एक सेकंड आप बोल लिए हैं, और भी लोग हैं, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से बात कीजिए, थोड़ा सब्र तहम्मुल। खैर सुनिए, देखिए मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। आप मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, मुझे आपसे कोई रंजिश नहीं है, ना आपके बॉस जो ओवैसी बरादरान है उनसे कोई रंजिश है। लेकिन आपका काम क्या है, आप कुछ भी चीज हो जाए आप कहेंगे मेरे गले पे छुरी रख दो, मैं जाहिल नहीं कहूंगा। ये किस तरह का टोन टेन्योर है? आप जाके कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कहते हैं किसी को भी वोट दे दो, बीजेपी वाले को वोट मत दो, बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इससे मुसलमानों को नुकसान पहुंच रहा है। और आप कहते हैं यूसीसी आएगा तो मुसलमान अपनी नमाज नहीं पढ़ सकता, अपने कपड़े नहीं पहन सकता, अपना ये नहीं कर सकता, त्यौहार नहीं फॉलो कर सकता। मुस्लिम इज नॉट अंडर द एम्बिट इन एनी वे। इस्लाम को बिल्कुल अफेक्ट नहीं करना। आप लोग जो है लटकाते झटकाते, बहलाते फुसलाते हैं, भटकाते और भड़काते हैं मुसलमानों को, और मुसलमान आपके साथ नहीं है। मैं बात बता दूं आपको, मुसलमान आपके साथ नहीं है, मुसलमान सब जगह है, ठीक है। और आप जिस तरीके से मुसलमानों को मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, उससे मुसलमानों को नहीं पूरे देश को नुकसान पहुंच रहा है। हर चीज को हिंदू मुस्लिम बना देना, हर चीज को मेजॉरिटी माइनॉरिटी बना देना, ठीक है। आप थोड़ा समझिए, आप हिंदुस्तान के वासी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए कि आप ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, सीरिया में पैदा नहीं हुए, ठीक है। आप बजाय इसके आप आग लगाते हैं, आप जहर उगलते हैं, अच्छा हो गया फिरोज जी, रुकिए। आपके जो बॉस है ओवैसी साहब को समझाइए, आप एक समझदार आदमी लगते हैं मुझे, ओवैसी साहब को कहिए हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान सबका है। फिरोज साहब अब देखिए, मैंने आपको भरपूर मौका दिया, प्लीज एक मिनट, अब बीच में मत बोलिएगा कोई भी किसी के। तहसीन पूनावाला जी बहुत देर से शायद बैठे। तहसीन पूनावाला, आपने जिस बात से शुरुआत की थी, मैं जरा फिर उस पर आना चाहती हूँ। ये प्रोपेगेंडा चला कौन रहा है वोट बैंक की राजनीति का? अभी आपने देख लिया ना शो में भी, पूरी कोशिश थी मेरी कि इसको इस तरह से वर्गों में और धर्म के आधार पर बांटा ना जाए। हम एक बहुत अच्छी बहस कर सकते थे, लेकिन यहां पर वही मामला हो गया जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि वोट बैंक के लिए सिर्फ और सिर्फ ये सब किया जा रहा है, इस तरह से राजनीति, प्रोपेगेंडा। हाँ रुकिए। अच्छा रुकिए, अब सुनने दीजिए। तहसीन पूनावाला से सवाल है मेरा, मोहम्मद फरहान जी। हाँ रीमा जी, ये हमारे सियासत का दुर्भाग्य है कि रूलिंग पार्टी फंडामेंटल राइट्स पर आक्रमण कर रही है और जो विपक्ष की पार्टी है वो हिंदू मुसलमान कर रही है। इससे मैं अधिकतर फिरोज भाई की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि यूसीसी का मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। और बात मैं आपके शो में शुरू किया, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा पीड़ित हिंदू है, जो मैंने डेटा बताया, और ये अच्छी बात है, अगर आ रही है तो अच्छी बात है।
ऑब्जेक्शन मेरा ट्राइबल्स और दलित को क्यों बाहर रखा गया उस पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। यूसीसी पे जो फंडामेंटल राइट्स पर अटैक हो रहा है, रीमा जी मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर जाना चाहता हूं, जो कोर्ट स्ट्राइक डाउन करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, लिव इन रिलेशनशिप्स। सरकार जो कर रही है, ये सरकार आपके बेडरूम में आपके बिस्तर के ऊपर आ चुकी है और ये बहुत डेंजरस चीज है। कैसे? अगर आप एक तो सरकार को रिलेशनशिप, अगर कोई व्यक्ति, दो अडल्ट्स कंसेंशुअल सेक्सुअल बिहेवियर में लेकिन रिलेशनशिप में नहीं, वो कैसे रजिस्टर करेंगे? अगर वो रिलेशनशिप में पर सेक्सुअल बिहेवियर में नहीं है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन क्या होगा? अरे सर फिरोज जी बीच में नहीं, फिरोज जी बीच में नहीं, 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 इतने मैच्योर व्यक्ति है आप। चलिए चलिए। तीसरी बात, दो अगर सेम सेक्स के लोग होंगे उसका रजिस्ट्रेशन के प्रावधान नहीं है, पर उसको तो कोर्ट ने कंसेंशुअल कहा है, लेकिन आप शादी नहीं कर सकते तो उसके ऊपर उन्होंने कोई प्रावधान नहीं रखा है। तो दो सेम सेक्स के लोग हैं, दो मैन या दो वेमेन या ट्रांसजेंडर हो, उसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा, अगर वो रिलेशनशिप समाप्त हो जाए तो लड़की लड़के से कॉम्पनसेशन मांग सकती है, मान लिया, लेकिन मान लो अगर लड़का गरीब हो लड़की पैसा वालों तो कॉम्पनसेशन कैसा होगा, उस पर कोई बातचीत नहीं। अब पांचवा, आपका रिलेशनशिप को रजिस्टर करने के लिए जो मैंने अब तक रूल्स पढ़े, रूल्स फ्रेम हो गए, लेकिन जो बेसिक रूल्स है, आपका गवर्नमेंट आईडी देना होगा, यानी कि आधार आपके मोबाइल से लिंक्ड है, यानी सरकार को पता है आप आपके बेडरूम में किसके साथ है जब आप शादीशुदा नहीं। क्या एक लोकतांत्रिक मुल्क में सरकार को किसी के बेडरूम और किचन में होना चाहिए? ये स्ट्राइक डाउन होगा कोर्ट से, लेकिन इससे महिलाओं का अधिकार जा रहा है, महिलाओं का सेक्सुअल राइट जा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा, इससे कास्ट, रिलीजन को एक मिनट छोड़ दीजिए, कास्ट में आप देखिए सरकार को पता होगा कौन सा ब्राह्मण, कौन सा ठाकुर, कौन सा दलित का रिलेशनशिप है। सरकार के पास ये डेटा क्यों जाए? तहसीन पूनावाला जी, आपने जिस लिव इन रिलेशनशिप की बात कही, मैं अनुजा कपूर के पास आऊं, लेकिन जितना थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग रख कर आए हैं शो में आने से पहले, लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद अगर संतान होती है तो उस संतान की क्या गलती है कि उसको उसका हक ना मिले? पर वो तो पहले से मिलता है। नहीं बिल्कुल मिलता नहीं, अगर इसमें प्रावधान दिया जा रहा है, अगर इसमें प्रावधान दिया जा रहा है तो उससे क्यों लिव इन रिलेशनशिप में? सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कम से कम 11 जजमेंट, मैं हाई कोर्ट की नहीं 11 जजमेंट बता दूंगा। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड होगा। सुप्रीम कोर्ट की 11 जजमेंट, उसके अलावा आप ये जानते हो माननीय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक संतान को पासपोर्ट पर डॉक्यूमेंट्स के पिताजी के नाम की भी जरूरत नहीं है। आप इसका राय मशवरा दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट को, आपकी बात ठीक है, वो स्ट्राइक डाउन होगा, वो स्ट्राइक डाउन होगा सर। आप बताइए आपको इस बात पे गलत, बट डोंट ऑब्जेक्ट द एंटायर यूसीसी। यूसीसी पे ऑब्जेक्शन नहीं कर। लिव इन रिलेशनशिप में जिसमें आपने वकालत की कि पुरुषों को अधिकार क्या मिलना चाहिए और महिलाओं को क्या, उसका अगर पुरुष गरीब है और महिला अमीर है, इसका मतलब पुरुष महिला के घर में जाकर रह रहा था लिव इन रिलेशनशिप में, आप ये कहना अगर हो तो कि अगर हो तो, अगर दोनों रेंटल हाउस पे रह रहे तो उसका जवाब दीजिए। अब आप तो डेटा पर हमेशा बात करते हैं ना तहसीन पूनावाला, जरूरी तो जरा डेटा निकाल लेते हैं इस बारे में भी। लड़की को ना मारे, लड़की लड़के को ना मारे, नहीं होगी इस तरह। वो सबसे ज्यादा रिसर्च वही करते आके उनके शो में। डेटा जो है इसका भी निकाल लेते ना तहसीन पूनावाला कि सबसे ज्यादा लिव इन रिलेशनशिप में अच्छा दो सेम सेक्स कपल हो तो सबसे ज्यादा पीड़ित होता है और किसको हक मिलना चाहिए लिव इन रिलेशनशिप के बाद? दो सेम सेक्स कपल उसका जवाब दे दीजिए। सबसे ज्यादा पीड़ित है? दो सेम सेक्स कपल का जवाब दे दीजिए। दो सेम सेक्स कपल का जवाब दे दीजिए अनुजा जी। दो लड़कियां एक रिलेशनशिप में, उसका जवाब दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया सेम सेक्स मैरिज। अरे बाबा लिव इन की बात हो रही है। नहीं, आपने सेम सेक्स की बात की है तो रिलेशनशिप, आपने सेम सेक्स की बात की थी। सेम सेक्स रिलेशनशिप मैरिज आपने कहा सेम सेक्स के बारे में, तो लिव इन रिलेशनशिप उसी हिसाब से अलाउड नहीं है। सेम सेक्स रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। नहीं है, हम लोगों के सेम सेक्स रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। इसको ब्रेकिंग चलाओ। बीजेपी की नेशनल प्रवक्ता कह रही है सेम सेक्स रिलेशनशिप भारत में अलाउड नहीं है। तुमने फंसा लिया इसको। आप दोबारा से पूछ रहा हूं। अरे आप एक बताओ, उनको सुनिए पहले वो क्या कह रहे हैं। सेम सेक्स डेफिनेटली सेम सेक्स सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ नहीं किया है। 377 प्लीज बताओ, प्लीज बताओ के साथ सेम सेक्स। प्लीज आप बता दो, मैं चुप बैठ। अरे आप दोनों वकील हैं, आपस में इसको निपटा लें। एक सेकंड, मैं ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। तहसीन पूनावाला, सेम सेक्स रिलेशनशिप अलाउड है, शादी अलाउड नहीं है। आपने पहले लिव इन रिलेशनशिप की बात कही, आपने कहा कि पुरुष अगर गरीब है शादी और अगर सेक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कि अलाउड नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। सेम सेक्स रिलेशनशिप के अंदर लेकर आ रहे हैं। कर रही हूं मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, जबरदस्ती घुमा रही है। मैं ये किसके ऊपर है? लिव इन पे है ना, मैं लिव इन की बात कर रहा हूं। आप यूसीसी के ऊपर बात कर रहे हैं। मैं यूसीसी पे बात कर रहा हूं। के अंदर
मैं बता दूं, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, ये कंफ्यूजन, मुझे एक सेकंड में कंफ्यूजन, रीमा जी 10 सेकंड फंस गए। रीमा जी बचाओ मत, रीमा जी बचाओ मत, रीमा जी प्लीज 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं आपको सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ। रीमा जी ऐसे, रीमा जी 10 सेकंड, रीमा जी 10 सेकंड, वो फंस गए एक बार मुझे बिल्कुल नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। आपने पहले कहा अनुजा जी चिल्लाइए मत, शांति से बात कीजिए। जवाब दे रहे हैं, एक सेकंड वाला एक एक करके बात करते हैं ना। 10 सेकंड दीजिए फिर उनको बोलने दीजिए। आपने कहा सेम सेक्स मैरिज, रिलेशनशिप, मैंने मैरिज कहा ही नहीं, मैंने कहा मैरिज अलाउड नहीं है। चलिए सुन लीजिए, अरे शांति से बात कीजिए। मैरिज ही अलाउड नहीं है। अरे मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, मैरिज को छोड़ो। ओके, अरे किस वजह से छोड़ दूं मैं? आपके लड़के दो लड़के अगर रिलेशनशिप में है, शादी नहीं कर रहे, उसका प्रावधान बताओ। चलो जस्ट कूल डाउन, कूल डाउन। प्रावधान क्या चाहिए आपको उसका? अगर यूसीसी में उसका प्रावधान क्या चाहिए? मैं चीफ मिनिस्टर थोड़ी हूँ, क्या चाहिए आप बताओ ना प्रावधान। जिस दिन होगा चीफ मिनिस्टर देखूंगा उसको। शांति शांति। रजिस्ट्रेशन 10,000 अमाउंट के उसके अंदर 2 लड़के हैं। तो क्या अरे मोहम्मद भाई प्लीज, 2 लड़के रजिस्टर कर सकते हैं। अरे भाई तहसीन पूनावाला, आज आप एंकरिंग कर रहे हो क्या शो की? एक मिनट रुकिए, आप एंकर हो क्या शो के? ये तो एंकरिंग से भी ज्यादा कर रहे हैं तहसीन भाई। जवाब दे रही है तो आप उनका जवाब भी सुन रहे हैं। अब वो आप डिसाइड मत करिए ना, वो गलत जवाब है। उनकी पार्टी का जो स्टैंड है वो अपना स्टैंड दे रही है। एजेंडा के अंदर लेकर आ रही है, जो जानबूझकर प्रोपेगेंडा के अंदर लेकर आ रही है। ये यूसीसी को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बताओ मुझे, 2 लड़के रिलेशनशिप में, वो शादी नहीं कर सकते, यूसीसी में क्या प्रावधान है? दर्शकों को क्या गुमराह किया जा रहा है चैनल पर? एक मिनट, हम यहाँ यूसीसी पर चर्चा। अनुजा जी एक मिनट, शांत शांत शांत। वो तो यूसीसी अनुजा जी अब आगे बढ़िए, आप वन अप हो गए, लड़के लड़कियों को 2 को लेके मूव अहेड। एक मिनट, पहले तो ये रनिंग कमेंट्री कोई मत करिए, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए प्लीज। मैं सबको म्यूट कर रही हूँ इस वक्त, रनिंग कमेंट्री कोई नहीं करेगा। दूसरी बात, हम यहाँ यूसीसी पर चर्चा कर रहे हैं तहसीन पूनावाला, सेम सेक्स मैरिज पर या सेम सेक्स रिलेशनशिप। आप क्यों उसको कंफ्यूज कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का रुख अगर क्लियर नहीं है तो उसको गोल गोल जलेबी मत बनाइए ना। हम इसी मुद्दे पर रहते हैं, हम इसी मुद्दे पर रहते हैं तो अच्छा है। करेक्ट। अशोक यादव, तो मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। अशोक यादव जी, आपकी पार्टी का रुख कुछ क्लियर हुआ या अभी भी आप बीच में हैं? देखिए रीमा जी, हमारे पार्टी का यही रुख है और कि इस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषमता लाने वाली मोदी सरकार चुनाव को देखते हुए इस तरह का समान नागरिक आचार संहिता की बात कर रही है। मतलब अगर चुनाव के बाद ये फैसला पूरे देश में लिया जाएगा तो क्या आप उसका साथ देंगे? देखिए रीमा जी, चुनाव के बाद देखिए, कोई भी कानून लागू होने के पहले रीमा जी, उसको लोग सभा में उसकी स्वस्थ बहस होनी चाहिए इस मुद्दे पे, जनता के बीच रिफरेंडम होना चाहिए इस मुद्दे पे। बिना रिफरेंडम के, अब बिना पार्लियामेंट में स्वस्थ बहस के इस कानून को लागू करना ठीक नहीं है रीमा जी। हमारी पार्टी का यही मानना है कि यह कानून इस चुनाव के ठीक पहले ला करके इस तरह से एक प्रोपेगेंडा फैला रही योगी सरकार और मोदी सरकार। योगी सरकार नहीं है, योगी सरकार कहां से बीच में आ गई? धार्मिक आधार पर। अरे योगी सरकार कहां से बीच में आ गई? एक मिनट, अशोक यादव जी, आप यूपी में बैठे हैं तो कुछ भी बोलेंगे। योगी सरकार कहां से बीच में आ गई? अभी तो हम पुष्कर सिंह धामी की बात कर रहे हैं ना, अभी उत्तराखंड की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा सा जरा आपको एनलाइटन कर दूं यादव जी को। मुद्दा है कि सब लोग इस पर, सब लोग बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सब लोग जरा थोड़ा सा धैर्य भी रखे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अब समय कम रह गया। अशोक यादव जी, मोहम्मद फरहान। रीमा जी, मुझे ऐसा लगता है कि यूसीसी पर चर्चा है और उस चर्चा को कहीं और ले जाया गया। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी, यादव जी को अच्छी तरीके से पता है क्योंकि उन्हीं के उस सिद्धांतों पर ये पार्टी चलती है, लिखित रूप से केवल, मौखिक रूप से नहीं। मौखिक रूप से जो सिद्धांत है वो परिवारवाद का सिद्धांत है, उसी सिद्धांत पर इस पार्टी को चलाया जाता है। इनके यहाँ जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होती है तो दफ्तर खान पर कर लेते हैं, राम गोपाल जी, शिवपाल जी, धर्मेंद्र जी, सारे यादव परिवार इकट्ठा हो जाते हैं और वहीं पर एक डिसीजन लिया जाता है, बता दिया जाता है पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग हो गई है। मुद्दा नहीं है भाई, किसी की फैमिली को आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मोहम्मद फरहान, हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? डिस्कशन। एक मिनट, अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि एक मिनट, अब आप मुझे ये बताइए
कि अगर कुछ मौलानाओं की दुकान बंद हो रही है जो देश में इस तरीके से माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि उनके हाथ से पावर जा रही है, इसलिए वो पावर महिलाओं के हाथ में ना आए, तो आप उसके साथ हैं, उसके खिलाफ हैं? सिर्फ मौलानों की बात नहीं है, यहाँ पे देखिए एक बात कहना चाहूंगा, सेक्स की भी बहुत तकलीफ हो रही है। ये तो उनकी मैरिज करवा दें, अनुजा ये जी, सुप्रीम कोर्ट की जगह पे बैठ जाएंगे, ये सीजीआई बन के बैठ जाएंगे, क्योंकि इनको तकलीफ है इस चीज की, इनको परेशानी इतनी हुई अभी यहाँ बैठे बैठे। जैसे ही मैंने बोला कि सेम सेक्स इज नॉट अलाउड, इन्हें बड़ी तकलीफ हुई। सेम सेक्स वाली बात खत्म हो गई, अरे दैट इज वो नॉट द बात खत्म हो गई थी। टॉपिक। मोहम्मद फरहान जल्दी बोलिए, वक्त नहीं है भाई। मोहम्मद फरहान, मुझे अभी ये एहसास हो रहा है कि आप मौलानाओं के हाथ से same चाबी sex चली marriage जाए and transgender marriage is very important. For him, his trans marriage and same sex marriage is very important in UCC. He wants to have a relationship. इन दोनों को लिमिट रिलेशनशिप में डाल दो, UCC में डाल दो। Very funny. मतलब I have never seen बताने की बात नहीं, आप गाइड क्या कीजिए, मिसगाइड मत क्या कीजिए। ओके ओके, मोहम्मद फरहान जल्दी से जवाब दीजिए, आप मेरे साथ हैं। He's doing something which is really, hitting to all those people who's going below the belt. They don't understand that the UCC is not talking about same sex. ठीक 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 ठीक, got the same sex नहीं उसमें करेक्ट कर दिया था अनुजा जी, वो करेक्ट हो गया। मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा, आपने मौलानाओं के हाथ में चाबी की बात करी है ना, सुनिए, ऐसा है मुसलमानों की जो चाबी है मौलानाओं के पास नहीं है, क्योंकि मुसलमान फॉलो करते हैं अल्लाह का इस्लाम, नॉट मौलाना का इस्लाम, मुल्ला का इस्लाम। दूसरी बात यह है कि सुनिए नहीं कोई बात नहीं, आप नहीं कह रहे, बहुत से लोग कहते हैं यू आर नॉट द वन। दूसरा मैं बता दूं, मुसलमान इन मौलानाओं से अपना इस्लाम नहीं सीखता, वो कुरान से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम और अल्लाह से अपना इस्लाम सीखता है। इन लोगों की कोई वक्त नहीं है, अगर ये सही हो तो उनको फॉलो करते, सही बात नहीं करते तो इनको डिस्कार्ड करते हैं मुसलमान। उन्हें पता है कि कहाँ से इस्लाम लेना है, कुरान से, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनसे। एक मिनट जी, सीधा सवाल सीधा जवाब मोहम्मद फरहान जी। लड़कियों को प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा मिले तो क्या दिक्कत है? हलाला और इद्दत पर बैन लगे, क्या दिक्कत है? तलाक का जो पूरा कानून है वो हिंदुओं की तरह हो, उसमें क्या दिक्कत है? इन सबसे क्या दिक्कत है? जल्दी बताइए, सीधा सवाल सीधा जवाब। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि इन्होंने जो फिरोज साहब ने जो मुल्लाओं पर या मौलानाओं पर जो प्रश्न चिन्ह लगाया है, मैं इनको क्लियर करना, इनसे पूछिए नहीं लगाया, मैंने कहा अल्लाह का इस्लाम फॉलो करते हैं ना कि मुल्ला का। मैं खुद एक मुल्ला के खानदान से हूँ, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद से बड़ा मुल्ला कौन होगा? कुरान की तफसीर लिखी है, मैं हर मुल्ला की मौलाना की इज्जत करता हूँ, लेकिन अगर गलत तरीके से कोई बात करेगा, इस्लाम को डिग्रेड करेगा, डिजेनरेट करेगा और उसको डिमीन करेगा, डिमोनाइज करेगा, वो कोई भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे मौलाना हो, चाहे मुल्ला जी हो, चाहे आप जैसे हो, या ओवैसी साहब हो, या तौकीर रजा साहब हो, इस्लाम को मुसलमानों को डिमीन और डिमोनाइज करेंगे तो वो उसको टॉलरेट नहीं करेगा। फिरोज साहब, आप बीच में क्यों बोलते हैं सर? दोबारा नहीं बैठूंगा, ये तरीका ठीक नहीं है। मत बैठिए, अरे बड़ा अच्छा है, नहीं बैठे आप जैसे लोग। आप इस तरह से बीच में नहीं दखल देंगे। एक मिनट रुकिए फरहान जी, रुकिए एक मिनट। फिरोज साहब, आप इतने बड़े स्कॉलर हैं, बीच बीच में इस तरह से बोलना शोभा देता है? जब मैंने उनसे सवाल पूछा, आप उनको जवाब देने दीजिए ना, क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? इस तरह तरीका ठीक नहीं है, ये डिबेट नहीं होती है ऐसे। सब लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे ही मैं किसी से सवाल करती हूँ आप बीच में बोलते हैं, प्लीज मत बोलिए। मोहम्मद फरहान जल्दी से जवाब दीजिए। ये जितना उत्साहित हैं चांसलर बनने के लिए, मैं अच्छा ये पर्सनल कमेंट आप भी नहीं करेंगे, पर्सनल कमेंट आप भी नहीं करेंगे मोहम्मद फरहान। अरे भाई, मैं अपने आप में एक प्रेसिडेंट हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत मुतमईन हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं बनना, अल्लाह का दिया सब कुछ है। सुनिए, मैं तो पहले भी नहीं बनना चाहता चांसलर, वो मोदी जी ने बना दिया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। डोंट बी पर्सनल, जवाब दो, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है तो पर्सनल ना हो। फिरोज साहब रुकिए, अरे पर्सनल हो रहे हैं, जवाब दें, मुद्दे पे बात करिए, तथ्य दें, आप दोनों को आगे बढ़ना ही नहीं है। चलिए ठीक है, फाइनल कमेंट तहसीन पूनावाला। अनुजा जी से मैं अंत करूंगी। तहसीन पूनावाला, उम्मीद करता हूं कि वो कुछ दिखा रही है मोबाइल में आपको। तहसीन पूनावाला क्या दिखा रही हैं आप? उसी पर अटकी हुई है। मैं As of October 2023, India Supreme Court has declined to legalize same-sex unions. अरे ये बैठे हैं यहाँ पर लॉयर, ये लॉयर बैठे हैं यहाँ पर। सर रहने दीजिए, आपका लॉ मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। मैं आपको बता रही थी, जो आप जानबूझ के यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ना तहसीन जी, थोड़ा सा शर्म किया कीजिए आप।
आप यू ट्राइंग टू अनुजा कपूर डाइवर्ट उससे आगे योर बढ़ चुके होल हैं थिंग। उससे आगे बढ़ चुके हैं। वो उसकी मुद्दा नहीं है खत्म हो रीमा। चुका था। मैं वो बताना मुद्दा खत्म चाहती हो हूँ, ये चुका है अनुजा कांग्रेस जी, की एक आदत मिनट। है। ये वो कांग्रेस मुद्दा की खत्म हो आदत चुका है, था। तहसीन इसी पूनावाला तरीके से नहीं नहीं यही तहसीन मैं पूनावाला ने बताना उस मुद्दे चाहती को हूँ। खत्म कर दिया पहले ही। फाइनल कमेंट तहसीन पूनावाला। एक मिनट आ रही हूँ अनुजा। Where it तहसीन stands पूनावाला कि प्लीज। ये प्रॉब्लम इनको इसी से कि यूसीसी के अंदर यूनिवर्सल जैसे ही लॉ आ जाएगा, when we called as a universal law in India, that is where the problem is, because they believe that कि इनको औरतों को एम्पावरमेंट किसी भी तरीके की इनके यहाँ पर भी इसको मानते नहीं है। तहसीन पूनावाला समय नहीं है मेरे पास अनुजा जी, सॉरी समय नहीं है। तहसीन पूनावाला जल्दी से। मैं मानता हूँ यूसीसी आना चाहिए। यूसीसी में दलित, ट्राइबल्स, गुजरात से मैत्री करार, गोवा में जो हिंदू मर्द दूसरी शादी कर सकता अगर बेटी ना हो, वो कानून भी जाना चाहिए। ट्राइबल्स को शामिल करना चाहिए। इनमें हिम्मत नहीं है, ये लोग इसे यूसीसी पूरे ने देश में जब आएगा तब इस पर बात करेंगे, है ना तहसीन पूनावाला? बिल्कुल, तो एक राज्य पर बात हो रही थी ना, आप कहाँ उसको गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सब जगह ले गए। सब जगह क्यों ले गए? एक ही यूसीसी पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। और इसीलिए जब देश ऐतिहासिक फैसले की तरफ बढ़ रहा है, ऐतिहासिक कानून की तरफ बढ़ रहा है, तो जाहिर तौर पर उसको एक धर्म विशेष के साथ जोड़कर देखा जाना कहां तक सही है, ये फैसला जरा आप ही ले लीजिए। आज 5 की पंचायत में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।